जय हिंद। आज के सेशन में हम पॉलिटी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करेंगे। पिछले 10 साल में 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी पीवाईक्यूज़ को आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे। उन सभी पीवाईक्यूज़ के बारे में आज के सेशन में हम बातचीत करेंगे। एक सवाल ये भी आता है कि पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना ज़रूरी क्यों है। एक तो पीवाईक्यूज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंस समझ में आने के बावजूद ज़्यादातर बच्चे इन पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करते नहीं हैं। फॉर वट एवर रीजन्स मोस्ट पीपल टेंड टू इग्नोर देम। आप खुद ही देख लो, आप में से भी बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लग के पिछले 10 से 15 साल के पेपर्स को सॉल्व किया होगा। और इसी इम्पॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन में हम पॉलिटी के सभी पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। दूसरा, जब हम पीवाईक्यूज़ को खुद से सॉल्व करते हैं, जब हम खुद से पीवाईक्यूज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तब हमें ट्रू सेंस में समझ में आता है कि पेपर का ट्रेंड क्या रहा है, पेपर किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, पेपर को किस तरीके से सेटअप किया जा रहा है। जब हम खुद से मेहनत करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, कहाँ से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कहाँ से इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये जो पेपर का ट्रेंड है, इस ट्रेंड को समझने में भी पीवाईक्यूज़ की बेहद इंपॉर्टेंस है। और तीसरा, टेक्निक्स। कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो उस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे, उसको समझने में भी पीवाईक्यूज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट इस पूरे सेशन में मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं एज अ टीचर बात ना करूँ, मैं बात करूँगा एक एवरेज एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ऐसा बच्चा जो कि इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं है, अगर उसके सामने ये क्वेश्चंस आ जाएं तो वो इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज के सेशन में हम बातचीत करेंगे। इन रिटर्न आपको क्या करना है, बहुत सिंपल। जब भी कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, आप वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे, ढंग से समझोगे और पढ़ने समझने के बाद आप क्वेश्चन को आंसर करोगे। एक पेन ले लो, एक पेपर ले लो और साथ के साथ क्वेश्चंस को आंसर करो। और फिर अल्टीमेटली ये जो आपका आंसर है, इस आंसर को आप एनालाइज करोगे। इस पूरे सेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एनालिसिस। आपको समझ में आना चाहिए कि आपका क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों हुआ, आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्वेश्चन सही हो गया तो आप देखो कि यार फैक्चुअल क्वेश्चन था और मेरे को फैक्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं इसलिए सही हो गया, या कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और मेरी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत अच्छी है इसलिए सही हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 ऑप्शंस आते थे, 2 ऑप्शंस नहीं आते थे, 50-50% चांस था, आपने तुक्का लगाया और आपका तुक्का सही हो गया। जो भी चीज़ है उसको देखो, एनालाइज करो कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ। कोई फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको फैक्ट की जानकारी नहीं थी इसलिए गलत हो गया, या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं थी इसलिए गलत हो गया, या कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन था और आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े इसलिए गलत हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि आंसर आपके गले तक था। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है आंसर लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिकॉल नहीं कर पाते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने सब्जेक्ट को सफिशिएंटली रिवाइज नहीं किया है, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। ये जो भी सिनेरियो है, ये सिनेरियो आपको समझ में आना चाहिए आपके लिए। ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेशन का। इनफैक्ट एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, आपके वीक एरियाज कौन से हैं। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो फिर इस सेशन की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ट्रू सेंस में इस सेशन की इंपॉर्टेंस तब है जब आप एनालाइज कर पाओ प्रॉपरली। कुछ मदद मैं करूँगा, कुछ आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना और ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कब पूछा गया? 2015 में पूछा गया। क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, राज्यसभा हैज़ नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। और ये तो हमने पढ़ा हुआ है, बहुत ही ईजी सा स्टेटमेंट है कि राज्यसभा के पास में मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में कोई पावर नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा सिर्फ क्या कर सकती है? 14 दिन तक मनी बिल को होल्ड पे रख सकती है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। और ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इजी सा स्टेटमेंट है। डिमांड फॉर ग्रांट्स के मामले में लोकसभा के पास में एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस होते हैं, राज्यसभा के पास में पावर नहीं होती है। ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये गलत है। राज्यसभा बजट को डिस्कस कर सकती है, जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिस्कस नहीं कर सकती है।
तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। बहुत सिंपल, आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द आंसर, 1 and 2 ओनली। अब ये जो क्वेश्चन है इससे दो चीज़ें आपको समझनी है। एक तो ये कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बेहद इजी स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपको ये स्टेटमेंट्स भी समझ में नहीं आ रहे हैं, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने लक्ष्मीकांत ढंग से नहीं पढ़ी है। आपको लक्ष्मीकांत 1-2 बार ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आपने लक्ष्मीकांत 1 या 2 बार भी ढंग से पढ़ी हुई है तो ये स्टेटमेंट्स आपको चमकेंगे, ये स्टेटमेंट्स आपको समझ में आएंगे। दूसरा, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो पहला क्वेश्चन है ये पार्लियामेंट वाले चैप्टर से है, लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड है। अब मैंने क्या किया है कि पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको एक जगह पे क्लब कर दिया है। क्लब करने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको ये समझ में आएगा कि पेपर इवॉल्व किस तरीके से हो रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। दूसरा, आपको ये समझ में आएगा कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं और इजी क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और तीसरा, आपको ये समझ में आएगा कि किस टॉपिक की रिपीटेटिव वैल्यू है, रिपीटेटिव तौर पे किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ मदद मैं करूँगा, कुछ आप अपना दिमाग लगाना और ध्यान से ऑब्जर्व करना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ में टाइम डिवोट करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन बेहद ही ईजी क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वॉज द स्वतंत्र पार्टी। अब देखो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि कोई भी एवरेज एस्पिरेंट है उसके लिए ये स्टेटमेंट डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट है, उसको आम तौर पे ये नहीं पता होगा। हमने मान लिया कि हम सब एवरेज हैं और हमें इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन दी लोकसभा अ लीडर ऑफ द अपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। हालांकि ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी मान रहा हूँ कि कोई एवरेज एस्पिरेंट है उसको इस स्टेटमेंट के बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता होना चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन को पहली बार स्टैट्यूटरी स्टेटस 1977 में दिया गया था। अपन ने कई बार पढ़ा है और इसका सीधा सा मतलब क्या है कि पहली बार रिकॉग्नाइज जो है वो 1977 से पहले ही किया गया होगा। लेकिन हाँ, एवरेज एस्पिरेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं और मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट भी हमें नहीं पता है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन दी लोकसभा if a party does not have a minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as the leader of the opposition। और ये जो स्टेटमेंट है ये आपको फॉर श्योर पता होना चाहिए, बिकॉज हमारी जो लास्ट लोकसभा थी उसमें कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, बिकॉज किसी भी अपोजिशन पार्टी के पास में रिक्वायर्ड नंबर नहीं था। और वो रिक्वायर्ड नंबर कितना होता है, 55 मेंबर्स। कई बार इसका जिक्र आया है। यहाँ पे कितना दे रखा है, 75 मेंबर्स। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। और अगर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो के बारे में हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें नहीं पता है। तीसरा गलत है, डी ऑप्शन चला जाएगा। तीसरा गलत है, सी ऑप्शन चला जाएगा। तीसरा गलत है, ए ऑप्शन चला जाएगा। आपका आंसर निकल आएगा बी इज द आंसर। बी इज द आंसर। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इससे दो चीज़ें आपको समझ में आती हैं। एक तो अगर आपको ये तीसरा वाला स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, इसका आंसर अगर आपको नहीं आता था, तो इसका मतलब ये है कि आप करंट न्यूज़ के साथ में अपडेटेड नहीं हो, आप करंट अफेयर्स के साथ में अपडेटेड नहीं हो। करंट अफेयर्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और दूसरा, कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूरा प्रॉपरली ढंग से पढ़ोगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शंस नहीं आते थे, ऐसा हमने अज्यूम किया, लेकिन तीसरे ऑप्शन से आप आंसर डिडक्ट कर सकते हो। तो किसी भी क्वेश्चन को इत्मीनान से, आराम से, प्रॉपरली पढ़ने की ज़रूरत है। अब कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार सभी प्रॉपरली पढ़ते हैं, बार बार बोलने की ज़रूरत क्या है। नहीं होता। एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि बहुत सारे बच्चे पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे और होपलेस हो जाएंगे। उनको लगेगा कि यार उनको कुछ आता ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ तो ऐसा दिया होता है जिससे आप चीज़ों को डिडक्ट कर पाओ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको एग्ज़ाम हॉल में अपना प्रेशर, अपना स्ट्रेस, इसको मैनेज करना है। इत्मीनान से प्रॉपरली सांस लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाओ। तीसरा क्वेश्चन ये 2019 में पूछा गया। क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts
सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एवरेज एस्पिरेंट को इसकी जानकारी नहीं होगी, शायद ना पढ़ा हो। मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है, ये जो पहला स्टेटमेंट है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरा पढ़ते हैं, द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। अब जब पहला नहीं पता है तो बट ऑब्वियसली बात है कि दूसरा भी नहीं पता होगा, ये हमने अज्यूम कर लिया। तीसरा देखते हैं, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये स्टेटमेंट आपको फॉर श्योर पता होना चाहिए। जब भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बातचीत होती है तो हाईलाइट करके बताया जाता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जैसे ही नॉट आता है ये तीसरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और जैसे ही तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, ऑप्शन बी चला गया, ऑप्शन सी चला गया, ऑप्शन डी चला गया। आंसर हो गया ए 1 एंड 2। सेम वही दो चीजें कि अगर आपको तीसरा स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि आपने लक्ष्मीकांत ढंग से नहीं पढ़ी है, आपको लक्ष्मीकांत ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। और दूसरा, किसी भी क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना, इत्मीनान से रीड करना, तब किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। फिर आता है चौथा क्वेश्चन, 2020 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा की किन किन केसेस में इक्वल पावर्स होती हैं। पहला ऑप्शन क्या है? द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। और ये तो आपको फॉर श्योर पता होना चाहिए, इसी का एग्जाम है। हमें ये पता है कि ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के मामले में राज्यसभा के पास में थोड़ी ज़्यादा पावर होती है, इक्वल नहीं होती है। पहला ऑप्शन चला गया। दूसरा, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाता है, ये सबसे बेसिक चीज़ है पॉलिटी की। लक्ष्मीकांत के शुरुआती चैप्टर्स में इसके बारे में बातचीत की गई है। अगर आपको ये नहीं पता है, विच मीन्स कि आपने किताब ढंग से नहीं पढ़ी है। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के मामले में राज्यसभा और लोकसभा के पास में इक्वल पावर्स होती हैं, तो आपका ऑप्शन सही हो गया बी। सी और डी को आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, पढ़ भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहीं पे आपको आंसर मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे, 2022 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। अब एक चीज़ और ध्यान देना, लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स या फिर इससे पहले राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर्स, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स के ऊपर रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको और थोड़ा ढंग से पढ़ो, और ढंग से पढ़ो मतलब कि जो बारीक चीज़ें हैं उनको भी पढ़ो। अब आते हैं क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। पहला स्टेटमेंट क्या है? टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है, कई बार हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी इमरजेंसी को रेटिफाई करने की बारी आती है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास में इक्वल पावर्स होती हैं, दोनों हाउसेस को अप्रूव करना होता है। मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा पढ़ो, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये तो आम बात है, हमें पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है तो वो सिर्फ लोकसभा कर सकती है, मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला गलत है, ए ऑप्शन चला गया, पहला गलत है, सी ऑप्शन चला गया, और दूसरा सही है, तीसरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बी इज द आंसर। बहुत सिंपल। फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन कब पूछा गया? 2022 में ही पूछा गया। विद रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर shall be held on such a date as the speaker may fix। अब देखो ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, हमने कई बार पढ़ा है कि डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की जो डेट है वो कौन फिक्स करता है? स्पीकर फिक्स करता है, विच मीन्स कि जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। लेकिन हाँ, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है किसी इंसान को। इसमें लिखा हुआ है एज पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। बच्चा क्या बोलेगा? क्या ये जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है ये तो मुझे पता है, लेकिन ये एज पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा है या नहीं है, ये मुझे श्योर नहीं है। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में आमतौर पे बात की जाती है मोटे मोटे ढांचे के बारे में। हाउस के अंदर क्या हो रहा है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के थ्रू डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत है, इतना दिमाग आपको खुला रखना पड़ेगा। पहला ये सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, there is a mandatory provision
दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। अब देखो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, कह रहा है कि मैंडेटरी प्रोविजन है, लेकिन अगर ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन होता कि डेप्यूटी स्पीकर या तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी से आएगा या रूलिंग पार्टी से आएगा तो उसको कहीं तो मेंशन किया गया होता, लेकिन हमने कहीं नहीं पढ़ा है। विच मीन्स कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है, ये गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट गलत होते ही आपका बी ऑप्शन निकल गया, आपका डी ऑप्शन निकल गया। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, द डेप्यूटी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज द स्पीकर when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his rulings। और ये तो बहुत ही इजी स्टेटमेंट है, हमने कई बार पढ़ा है कि डेप्यूटी स्पीकर जब भी स्पीकर के तौर पे काम कर रहा होता है, प्रेसाइड कर रहा होता है हाउस को, तो उसको सारी वही पावर्स मिलती हैं जो कि एक स्पीकर को मिलती हैं। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये सही है। अब आप चौथा स्टेटमेंट पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आपको आंसर मिल गया है। आंसर क्या है? 1 and 3। आंसर क्या है? 1 and 3। हालांकि आंसर 1 and 3 पहले ही मिल गया था, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट भी मैंने पढ़वा दिया। यहाँ भी इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है कि थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है। अगर ढंग से आप पढ़ोगे तो आप आंसर निकाल पाओगे। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी में, कोई 1-2 क्वेश्चन आता है जो कि डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट वाले भी आएंगे, हम देखेंगे। 7वां क्वेश्चन कब पूछा गया? 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये देखो इधर पूछा गया डेप्यूटी स्पीकर के बारे में, कब? 2022 में। और रिसेंटली 2024 में पूछा गया स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में। मतलब प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउसेज जो होते हैं वो बड़ी रिपीटेटिव थीम है, खासकर लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। तो इनके बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन। जब लोकसभा के स्पीकर के रिमूवल का रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में होता है तो ही शी शैल नॉट प्रेसाइड द हाउस। ये तो सही बात है, कई बार हमने पढ़ा हुआ है कि जब रिमूवल का रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में है तो वो हाउस को प्रेसाइड नहीं कर सकते, ये सही बात है। शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, और यहाँ दिक्कत वाली बात है, बोल भी नहीं सकता है क्या? राइट टू स्पीक तो होगा, तो ये स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है, और जैसे स्टेटमेंट 2 गलत हुआ, बी चला गया, सी चला गया, डी चला गया, आंसर मिल जाएगा आपको ए। लेकिन अगर आप चाहो तो आप तीसरा ऑप्शन भी पढ़ सकते हो, शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ये तो आपको फॉर श्योर पता होना चाहिए। जब भी स्पीकर के रिमूवल के रेजोल्यूशन की बातचीत होती है तो हाईलाइट करके बताया जाता है कि स्पीकर कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में तो वोट डालेगा। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं डाल सकता है, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। 2 चीज़ आपको समझ में आ रही हैं कि एक तो ये जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउसेज हैं ये रिपीटेटिव थीम है, और दूसरा आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा हैं ये भी रिपीटेटिव थीम है, इसको भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इन पर थोड़ा डेप्थ में ध्यान देना। फिर 8th क्वेश्चन की बात आती है, और इसको पूछा गया 2015 में। क्या कहता है? व्हेन अ बिल इज रेफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास्ड बाय। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जॉइंट सेटिंग में बिल को पास करने के लिए चाहिए क्या? सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, और बहुत इजीली आप आंसर दे सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 9th क्वेश्चन अगर देखें कब पूछा गया? 2016 में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट सही है इनमें से? अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। हमने पढ़ा हुआ है, इजी स्टेटमेंट है। प्रोरोगेशन के टाइम पे जितने भी नोटिसेस पेंडिंग होते हैं वो लैप्स हो जाते हैं, लेकिन बिल लैप्स नहीं होते हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। और देखो ये भी हमने बहुत टाइम से पढ़ा है कि जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो 2 ही तरीके के बिल होते हैं जो कि लैप्स होते हैं। दिमाग में बिठा लो कौन कौन से। एक तो वो जो कि लोकसभा में पेंडिंग है, लोकसभा में जो बिल पेंडिंग है वो लैप्स हो जाएगा, और दूसरा वो जो कि राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा ने उसको पास कर दिया है वो भी लैप्स हो जाएगा। एक ऐसा बिल जो कि लोकसभा में पेंडिंग है वो लैप्स हो जाता है, और दूसरा ऐसा बिल जो कि राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा ने उसको पास कर दिया है वो भी लैप्स हो जाता है। बाकी कोई भी बिल लैप्स नहीं होता है।
और यहाँ एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है कि राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन लोकसभा ने उसको पास नहीं किया है, तो ये लैप्स होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस बात है कि नहीं होगा लैप्स, विच मीन्स कि ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। 9th का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 9th का आंसर। बहुत ईजी। 10th क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2017 में। क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? अ प्राइवेट मेंबर बिल is a bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by the president of India। और यहाँ तो कॉमन सेंस से आपको गड़बड़ दिखनी चाहिए। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब सिर्फ इतना होता है, कोई भी ऐसा बिल जिसको कोई भी ऐसा मेंबर पेश कर रहा है जो कि मिनिस्टर नहीं हो, उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। और यहाँ क्या कह रहे हैं? ऐसा मेंबर जो कि इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड है, तो ये अपने आप में गलत हो गया। दूसरा, रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल has been passed in the Parliament of India for the first time in its history। अब देखो, पहली बार अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास होता है रिसेंटली, तो उसकी बड़ी न्यूज़ बनती है? नहीं बनती? बहुत बड़ी न्यूज़ बनती। लेकिन रिसेंट टाइम्स में, पिछले 8-10 साल में आपने ऐसी कोई न्यूज़ सुनी है? नहीं सुनी है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी गलत हो गया, विच मीन्स 10th का आंसर क्या हो जाएगा? डी। मतलब यहाँ पे थोड़ा करंट नॉलेज की ज़रूरत है, करंट अफेयर्स की ज़रूरत है। फिर 11th क्वेश्चन देखो, कब पूछा गया? 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? रिगार्डिंग द मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? द बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, अ मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तीसरा पढ़ो, अ मनी बिल इज कंसर्न विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और यहाँ आपको थोड़ा सा चमकना चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं भी पता है तो भी सोचो, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का काम क्या है? इमरजेंसी के टाइम्स में पैसा निकालना, यूज़ करना, इमरजेंसी से डील करने के लिए पैसा निकालना, और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पैसा निकालना है। मनी बिल पास करने की इतना टाइम होगा क्या? नहीं होगा। तो मनी बिल का कोई लेना देना नहीं है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो प्रेसिडेंट ऑथराइज कर देते हैं और सीधे सीधे पैसा निकाल लिया जाता है, विच मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। और हमें बताना भी कौन सा है? नॉट करेक्ट बताना है, विच मीन्स सी इज द आंसर। अब यहाँ पे अगर आपको चीज़ों की जानकारी है तो भी आप आंसर दे सकते हो, अदरवाइज कॉमन सेंस यूज करो। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की बात हो रही है, कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आता है 12th क्वेश्चन, ये पूछा गया 2020 में। क्या कहता है? अलोंग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। द अफोरसेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाय। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं डिफिकल्ट साइड में लेके चलता हूं। हालांकि बहुत सारे लोग इससे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूं कि जो एवरेज एस्पिरेंट होता है उसके लिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। बिकॉज एक तो बहुत ही ऐसे टॉपिक से पूछा गया है जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, दूसरा बहुत ही अंदर जाके पूछा गया है। अभी तो हमें आंसर पता है, आंसर है डी, प्रोविजंस ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003। लेकिन अगर एग्जाम सिनेरियो में देखोगे तो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन है किसी भी एवरेज एस्पिरेंट के लिए। अब यहां आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना होगा। आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। आप छोड़ सकते हो 20-25 क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, 50-50% चांस भी नहीं है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना है, छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। ये वो वाला क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको आता है तो फिर आप सॉल्व करोगे ही करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है 13th क्वेश्चन। कब पूछा गया? 2022 में पूछा गया। क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाता है ये तो आपको रटा होना चाहिए, और इसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत, ए गया, सी गया, डी गया, आंसर आ गया, बी इज द आंसर। बाकी दो को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 15th क्वेश्चन, और 15th क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। अब देखो मनी बिल का क्वेश्चन 3-4 बार आ गया है और मैंने पहले ही बोल दिया मनी बिल रिपीट हो रहा है, मतलब गहराई में जाके पढ़ने की ज़रूरत है। और जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया वो थोड़ा गहराई में ही जाके पूछा गया। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल की बात की गई है आर्टिकल 110 में, लेकिन जो स्पेशल प्रोसीजर है उसकी बातचीत की गई है आर्टिकल 109 में। अगर किसी ने ध्यान दिया होता कि मनी बिल बार बार पूछा जा रहा है तो ढंग से ध्यान से पढ़ता, सारे आर्टिकल्स के बारे में पढ़ता। आमतौर पर यूपीएससी का जो एस्पिरेंट होता है वो आर्टिकल्स पर उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन हाँ पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि मनी बिल से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अगली बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो थोड़ी गहराई में जाके पूछा जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए था, ये पहला वाला करेक्ट है। दूसरा देखो, अ मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये भी हमें पता है कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखते हैं, द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये हमें पता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। पहले अगर 3 स्टेटमेंट आपको सही नजर आ रहे हैं तो आपको आंसर मिल गया, सी इज द आंसर। आपको 4th स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ोगी तो भी पता चल जाएगा कि जो 4th वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। लेकिन हाँ, मनी बिल इंपॉर्टेंट थीम है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, इसको गहराई में जाके पढ़ो। फिर आता है 16वां क्वेश्चन, 2024 में ही पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, बजट पे भी या तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑप्शन में दे दिया गया है या सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है। तो ये जो बजट है ये भी अपने आप में रिपीटेटिव थीम है, इस पे भी आपको थोड़ा गहराई में जाके ध्यान देने की जरूरत है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहां गड़बड़ हो गई, फाइनेंस मिनिस्टर ले डाउन तो करते हैं लेकिन किसके बिहाफ पे करते हैं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करते हैं। तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। दूसरा, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये हमें पता है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो नहीं की जा सकती है। तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है, बी इज द राइट आंसर। इनफैक्ट इसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 113 का क्लॉज 3। होपफुली आपको याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि बजट जो है वो इंपॉर्टेंट थीम है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। 17वें क्वेश्चन की अगर बात करें, 2024 में पूछा गया, विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। सबसे पहली चीज तो ये कि लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद क्या होता है या लोकसभा के प्रोरोगेशन के बाद क्या होता है, इस पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये भी अपने आप में रिपीटेटिव थीम है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा, हमने बात करी ली है कि लैप्स बिल 2 ही सूरतों में होता है लोकसभा के डिसोल्यूशन पे। एक तो तब जब बिल लोकसभा में पेंडिंग हो तो लैप्स हो जाता है, दूसरा तब जब बिल राज्यसभा में पेंडिंग हो और लोकसभा ने उसे पास कर दिया हो तो लैप्स हो जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा पढ़ो, अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अभी हमने बात की, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है। और अगर आपके ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, आंसर मिल गया, बी इज द आंसर। थीम, ये जो लैप्स है, लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद क्या लैप्स होता है क्या नहीं होता है, और प्रोरोगेशन के बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो इंपॉर्टेंट थीम है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। 18th क्वेश्चन देखो, 2017 में पूछा गया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू। और ये बहुत ईजी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर पार्लियामेंट किन चीज़ों के थ्रू कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, एडजॉर्नमेंट मोशन बट ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आवर बट ऑब्वियस सी बात है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस बट ऑब्वियस सी बात है। ये तीनों ही ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से सवाल पूछे जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो एक तरीके से कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है। मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं, डी इज द आंसर। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप लिख सकते हो कि हाँ यार सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, विच मीन्स एक तरीके से कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है। 19th क्वेश्चन पे आते हैं, 2020 में पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। और ये जो स्टेटमेंट है बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, हमें पता है कि प्रेसिडेंट समन करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides for 3 sessions of the parliament in a year, but it is not mandatory
टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। अब देखो ये तो हमें पता है कि यूजुअली हमारे कंट्री में 3 सेशंस करवाए जाते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कम से कम 2 बार सेशंस होने चाहिए। मैंडेटरी नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि 3 सेशंस ऑर्गेनाइज होने चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा पढ़ते हैं, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। अब देखो ये स्टेटमेंट मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको नहीं पता होगा। इसका आंसर है सी, 1 and 3 ओनली। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये सही है, लेकिन एक एवरेज एस्पिरेंट को शायद ये चीज ना पता हो। लेकिन हाँ, कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज प्रिस्क्राइब किए गए होते तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में तो इसका जिक्र किया गया होता, लेकिन कहीं भी हमने नहीं पढ़ा है। विच मीन्स कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज की बातचीत हुई नहीं है, विच मीन्स कि कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज प्रिस्क्राइब नहीं किए गए हैं, विच इज लाइक ये जो तीसरा ऑप्शन है सही है। लेकिन हाँ, ये 50-50% चांस वाला क्वेश्चन है, जहां पे आपको थोड़ा सा इस वाले ऑप्शन पे रिस्क लेना पड़ेगा। बट कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है। 20th क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। 2024 में पूछा गया, क्या कहता है, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहली चीज तो ये कि प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन की जो बातचीत है उसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछे जा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को ढंग से पढ़ने की जरूरत है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ईजी है। देखो हमें ये पता है कि प्रेसिडेंट कोई भी काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस के बिना नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ज़रूरत नहीं होती है एडवाइस की। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत, ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया। दूसरा पढ़ते हैं, प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजॉइंड बट देर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। और ये जो स्टेटमेंट है ये तो हमने कई बार पढ़ा है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट सही है। और अगर ये स्टेटमेंट सही है तो फिर तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट तो कॉमन ही है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द ऑप्शन। तीसरा स्टेटमेंट सही है। बहुत सिंपल, आपको बेसिक फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। आपने लक्ष्मीकांत अगर बहुत ढंग से पढ़ी हुई है तो अब तक जितने भी क्वेश्चन आए उनमें से 1-2 क्वेश्चन में एक आधा ऑप्शन ऐसा है जो कि डिफिकल्ट था, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज स्क्रूटनाइजेज एंड रिपोर्ट्स टू द हाउस वेदर द पावर्स टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स, बाय रूल्स एक्सेट्रा conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि अगर आपको पता है तो पता है, अगर नहीं पता है तो नहीं पता है। मैं इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रखता हूँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन हाँ ईजियर साइड पे भी नहीं है। आंसर क्या है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। लेकिन हाँ ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, आपको पता है अच्छी बात है, अगर नहीं पता है छोड़ो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। अब देखो ऑप्शन क्या है, एडहॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो कमेटीज बनाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनको बुलाया जाता है एडहॉक कमेटी। पार्लियामेंट बना सकता है क्या किसी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को रिव्यू करने के लिए, ऐसी एडहॉक कमेटी बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच मीन्स कि ये जो ऑप्शन है इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी है। अभी हम प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, एवरेज एस्पिरेंट के माइंड से काम कर रहे हैं। दूसरा, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी टोटल 24 हैं और ये डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। जो मिनिस्ट्रीज में वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को इंक्वायर करते हैं। विच मीन्स कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को रिव्यू कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तीसरा ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में इन डिटेल हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। फाइनेंस कमीशन ऐसा कोई भी काम नहीं करता है, अगर करता तो कहीं ना कहीं जिक्र आता। तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये निकल गया, तीसरा ऑप्शन निकल गया, बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया। अब देखो चौथा, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। मान लेते हैं कि कोई एवरेज एस्पिरेंट है, उसको इसमें तो डाउट होगा, इसके बारे में उसको नहीं पता है।
पांचवा ऑप्शन देखते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग का काम है पॉलिसी बना के रिकमेंड करना, ये जो रिव्यू करने का काम है ये नीति आयोग का नहीं है, मतलब पांचवा वाला ऑप्शन भी गया। और जैसे ही 5 हो जाएगा डी ऑप्शन चला जाएगा, आंसर रह जाएगा ए 1 और 2, विच मीन्स कि अगर आप पूरे क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ो तो आप आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बार में ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको पता चलेगा बेहद इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमेटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। अब देखो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है कि जब ये क्वेश्चन आया उस साल एथिक्स कमेटी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी। इनफैक्ट जब मैंने एथिक्स कमेटी पढ़ाई थी तो मैंने बोला भी था कि एथिक्स कमेटी न्यूज़ में है, बहुत ढंग से पढ़ना है इसको, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ से आपको पता चलती है कि करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंस है पॉलिटी में वो यही है कि जो टॉपिक न्यूज़ में है उसको आपको और ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। ऑप्शंस देख लेते हैं। इनिशियली इट वॉज एन एडहॉक कमेटी, ये स्टेटमेंट सही है। इनिशियली एथिक्स कमेटी जो है वो एडहॉक कमेटी है। अब एथिक्स कमेटी अगर आप ब्लैंक चले गए हो तो ये सारी चीज़ें आपको शायद नहीं पता होंगी, लेकिन हाँ अगर आपने न्यूज़ पे ध्यान दिया और एथिक्स कमेटी के बारे में ढंग से पढ़ा तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शन, ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेन रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। और ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है, कोई भी इंसान कर सकता है थ्रू अ मेंबर। अगर दूसरा गलत है तो ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया, बचा क्या सी। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डेप्थ में जाके पूछे जा रहे हैं, उनको आपको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट। यहाँ गड़बड़ हो गई। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर करता है यूनियन बजट को, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे फिर यूनियन बजट को इंक्लूड कर लिया गया है। कई सारे क्वेश्चंस में यूनियन बजट को एज ऑप्शन इंक्लूड किया जा रहा है। एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी है जहाँ सीधे सीधे यूनियन बजट के बारे में पूछा गया है, विच मीन्स कि यूनियन बजट अपने आप में इंपॉर्टेंट थीम है। ये पहला वाला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे पे जाते हैं, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये तो बहुत सिंपल है, हमें पता है, ये सही ऑप्शन। तीसरा देखते हैं, ऑल द डिसबर्समेंट्स मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कॉमन सेंस से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ऑप्शन है गलत है। पब्लिक अकाउंट में प्रोविडेंट फंड वगैरह का पैसा होता है, इस पैसे को खर्च करने के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन गलत है, ये गया ये गया। पहला ऑप्शन गलत है, ये गया, बचा क्या सी। सी इज़ द आंसर। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाओगे, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अगर लगाओगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। 25वां क्वेश्चन कब पूछा गया? 2017 में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवर्साइज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो, अगर आपने इन ऑप्शंस को बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी आप देख सकते हो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की अगर बात आती है, और ये हम पहुंच गए फंडामेंटल राइट्स वाले सेक्शन में। अब तक हमने बात की थी पार्लियामेंट के बारे में, और पार्लियामेंट में मैंने बता ही दिया है कि लोकसभा राज्यसभा की जो पावर्स हैं, यूनियन बजट की जो बातचीत है, लोकसभा के डिसोल्यूशन पे क्या होता है, प्रोरोगेशन पे क्या होता है, ये जो थीम्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पार्लियामेंट की फंक्शनिंग, उससे भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी एक दो रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको इन 3-4 टॉपिक्स को बहुत ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद फंडामेंटल राइट्स का पहला क्वेश्चन कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पूछा गया है। अब हमें पता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 ही आर्टिकल्स हैं, एक 23 है और एक 24 है। ऑप्शंस में अगर देखोगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 को सही बताया गया है, 1 और 4 ओनली, तो इसका सी आंसर होने वाला है। पढ़ सकते हो आप, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, इसकी बातचीत की गई है क्या? इसकी बातचीत की गई है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है, ये नहीं आएगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये भी नहीं आएगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, इसकी भी बात की गई है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। आंसर हो गया सी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इससे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन क्या होगा, एक बार में सही होना चाहिए। 26 क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately
इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट पूछा गया 2018 में। कितना सिंपल क्वेश्चन है, दिखते ही आपको चमकना चाहिए कि आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3। यह आंसर है। आर्टिकल 21 ही तो बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, और वही पूछा जा रहा है। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या आएगा। फिर इससे अगला क्वेश्चन 2018 में ही पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ की बात किसने की है, एवी डाइसी ने बातचीत की है। और एवी डाइसी, अगर ऑप्शंस को पढ़ोगे, लिमिटेशन ऑफ पावर्स बात सही है, इक्वलिटी बिफोर लॉ उसका तो मेन कॉन्सेप्ट ही है, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट ये गलत है, ये गड़बड़ हो गई है, ये मामला गड़बड़ हो गया है, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स ये भी सही है, विच मीन्स 1 to 4 सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। अब देखो बहुत सिंपल है, रूल ऑफ लॉ के बारे में हमने रिवीजन में भी बातचीत की है, हमने मेन लेक्चर्स में भी बातचीत की है, लक्ष्मीकांत में भी बात की गई है, एनसीईआरटीज में भी बात की गई है। अगर आपने कोई भी एक चीज़ ढंग से कवर की है तो आपको ये पता है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। इसमें एक बार में आप कर दोगे। कितने इजी क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट से। अगला क्वेश्चन देखो 2019 में पूछा गया, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। और ये भी आर्टिकल 21 है। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी कॉमन सेंस से आप लगा सकते हो, बिकॉज आर्टिकल 21 इज द मोस्ट इवॉल्व्ड आर्टिकल। ये जितने भी इधर उधर के राइट्स हैं, जैसे राइट टू मैरी, ये सब किस में आते हैं, आर्टिकल 21 में आते हैं। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो भी कॉमन सेंस से आप आर्टिकल 21 ही लगा के आओगे। 2019 में आया। फिर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो अनटचेबिलिटी की बात की गई है आर्टिकल 17 में, और आर्टिकल 17 आता है राइट टू इक्वालिटी में। कितना इजी क्वेश्चन है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 2021 में, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल है आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल, आर्टिकल 21 है। पुट्टुस्वामी केस है, हमने पढ़ा इसके बारे में। और देखो राइट टू प्राइवेसी, 2 बार इस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक आधी बार और अपन देखेंगे। तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, और ये जो राइट टू इक्वलिटी वाले सेक्शंस हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इनको दिमाग पे रखना है, इनको ढंग से पढ़ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर in the matter of application of law violates which one of the following articles of the constitution। अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन लाया गया जिससे एग्जीक्यूटिव को और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड पावर मिल जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल को वायलेट करेगा वो, आर्टिकल 14 को, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को। आर्टिकल 32 आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन ध्यान रखो आर्टिकल 32 के तहत हम रेमेडी सीख करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर अनकंट्रोल्ड पावर है तो वायलेट किसको करेगा, वो वायलेट करेगा आर्टिकल 14 को। बेसिक कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा। 2023 में पूछा गया, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। और अभी हमने रिसेंटली जब चीज़ों को रिवाइज किया था तभी हमने पढ़ा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके बारे में भी हमने बहुत ढंग से पढ़ा हुआ है। अगर आपने रिवीजन वाले सेशंस देखें और अगर आपने मेन सेशंस देखें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लक्ष्मीकांत अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो भी बहुत इजी सेशन है। अगला क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16 clause 4 of the constitution would be limited by article 335 for the maintenance of efficiency of the administration। Statement 2, article 335 of the constitution of India defines the term efficiency of the administration। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं रिलेटिवली डिफिकल्ट साइड में मानता हूँ, बिकॉज आपने आर्टिकल 16 clause 4 को पढ़ा होगा लेकिन 335 के बारे में नहीं पढ़ा होगा। 335 क्या कहता है कि जब भी SC/STs के लिए कोई भी प्रोविजंस लेके आएगी सरकार तो ध्यान रखेगी कि एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्ट ना हो। लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये मानता हूँ कि ये जो आर्टिकल 335 है ये शायद आपको ना पता हो।
लेकिन हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आर्टिकल में ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे जितने भी वेग टर्म्स हैं उनको यूजुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। लेकिन हाँ, फिर भी इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिफिकल्ट साइड में मानता हूँ। ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी। बहुत सिंपल। फिर इससे अगला क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, और एक बार फिर से राइट टू प्राइवेसी के ऊपर है। तो राइट टू प्राइवेसी अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट राइट है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी वाले आर्टिकल्स और राइट टू प्राइवेसी, इनके बारे में आपको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड द राइट टू प्राइवेसी? कौन सा है? आर्टिकल 21 है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। अब ये रिट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और रिट्स भी फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है। विद रेफरेंस टू द रिट्स issued by the courts in India, consider the following statements. पहला है mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted by a public duty, with a public duty. मैंडेट किया जाता है, बोला जाता है कि आप ये काम करो, और ये जो मैंडमस की रेट है ये तब तक किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में इशू नहीं की जा सकती जब तक कि उसको किसी पब्लिक ड्यूटी से एंट्रस्ट नहीं कर दिया गया है। ये स्टेटमेंट सही है। मैंडमस के रेट के बारे में हमने पढ़ा है। अच्छा, इसका पहले हम पढ़ेंगे तीसरा स्टेटमेंट। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्वो वारंटो। ये भी हमें पता है, क्वो वारंटो की रिट को कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन जो है वो दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। क्या कहा गया है? मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यह स्टेटमेंट गलत है, लेकिन अगर ऑफिशियल आंसर की देखें तो ऑफिशियल आंसर की में इस स्टेटमेंट को भी सही माना गया है और ऑप्शन डी को सही माना गया है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट है। ये वो स्टेटमेंट है जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे वन गो में तो ऐसा लगेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन यूपीएससी के आंसर की में इसको सही माना गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, अभी रिसेंटली, अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन। मतलब रिट्स पे भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछे गए हैं, विच मीन्स कि आपको रिट्स को भी ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। टू द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस। ये हमें पता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, रिट्स के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ, कैसा राइट है? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हमने जब रिवीजन किया है तो रिवीजन में इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन हाँ, जब ये क्वेश्चन आया था तो खूब इस वाद विवाद हुआ था, लेकिन फाइनली क्या बोला गया कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हमारे नोट्स में तो ये पहले से है, हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 2021 में आया, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। राइट टू प्रॉपर्टी हमें ये तो पता है कि फंडामेंटल राइट नहीं है, तो फंडामेंटल राइट नहीं है। ये भी पता है हमें कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट है, तो ये डी ऑप्शन भी चला गया। लेकिन ये लीगल राइट है फॉर द सिटीजन्स ओनली या फिर एनी पर्सन। कई बार हमने पढ़ा हुआ है कि इट इज़ अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। तो फंडामेंटल राइट्स के केस में अगर देखें तो एक तो राइट टू प्राइवेसी कई बार पूछा गया है। दूसरा, अगर आप देखो तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आर्टिकल 21 को आपको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। तीसरा, अगर आप देखो तो आर्टिकल 14 या फिर ये कहें कि इन जनरल जो राइट टू इक्वेलिटी है उससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी रिट से अब रिसेंट टाइम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिनको आपको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो डीपीएसपी से रिलेटेड है, 2015 में पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहला स्टेटमेंट क्या है? द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ये स्टेटमेंट सही है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी हमें पता है, विच मीन्स कि सी इज द आंसर। सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन, बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो। 41 वाला क्वेश्चन देखें, ये भी 2015 में पूछा गया। द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। तीसरा क्वेश्चन अगर देखें
2017 में ही पूछा गया। विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वॉज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है ये रिलेटिवली मॉडरेट साइड में है। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ ने इतना ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो उनको नहीं पता होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर आपको याद हो तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A आई थिंक, इन 4 आर्टिकल्स को ऐड किया गया था। और ये जो है ये आर्टिकल 43A है। इसमें बात की गई है चिल्ड्रंस के प्रोटेक्शन के बारे में, इसमें बात की गई है फ्री लीगल एड के बारे में, और इसमें बात की गई है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में। ये जो 4 DPSPs के आर्टिकल्स हैं इनको ऐड किया गया है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इसको मैं फिर भी, हालांकि ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी मॉडरेट साइड में लेके चल रहा हूँ, बिकॉज कुछ लोगों ने अगर ढंग से पढ़ा होगा DPSPs के बारे में, और जो कि आपको दिख रहा है कि हर साल DPSPs पे एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आपको DPSPs को ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा, अदरवाइज आपको आंसर नहीं पता होगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 2017 में ही, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। देखो इसका आंसर है डी। आंसर डी क्यों है? बिकॉज ये जो DPSPs हैं वो लिमिटेशन का काम नहीं करती हैं, लिमिटेशन का काम करते हैं फंडामेंटल राइट्स। DPSPs तो स्टेट को इनेबल करती हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इनेबल करती हैं और बताती हैं कि हमें अल्टीमेटली कैसा स्टेट बनाने की ज़रूरत है। तो ये भी कॉमन सेंस से आंसर किया जा सकता है। फिर इसके बाद 44th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? 2020 में पूछा गया। DPSPs आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया है, अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा है। देखो ये रहा, 2015 में पूछा गया था और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन रिपीट किया गया और पूछा गया 2020 में। DPSPs में रिपीटेटिव वैल्यू भी है और हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अगला अगर देखें तो ये पूछा गया 2020 में, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस contained in the part 4th of the Constitution of India, which of the following statements is or are correct? They are enforceable by the courts. Enforceable है क्या पार्ट 4? नहीं है, enforceable तो नहीं है, मतलब पहला गलत, A गया और C गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दूसरा, they shall not be enforceable by any court. पहला अगर गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा सही हो जाएगा। पार्ट 4th है कौन सा? DPSPs, आपको पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा क्या है? The principle laid down in this part are to influence the making of laws by the state। अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो DPSPs हैं ये तो इनेबल करते हैं स्टेट को, बेसिकली गवर्नमेंट को, कि उनको कैसा स्टेट बनाना चाहिए। तो ये जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये भी सही है, विच मीन्स कि 2 and 3 डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2020 में पूछा गया, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात इन ऑप्शंस में से कहाँ की गई है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रियम्बल में नहीं की गई है, पता है। 7th शेड्यूल में नहीं की गई है, पता है। कन्वेंशनल प्रैक्टिस भी नहीं है। DPSPs में बात की गई है। कौन सा आर्टिकल है? आई थिंक आर्टिकल 50 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 50 है। फिर इसके बाद 2021 में पूछा गया, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? DPSPs। अगर वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, जिसकी बात की गई है आर्टिकल 39 के सब क्लॉज C में, तो किसको वायलेट करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को वायलेट करता है। देखो यहाँ से आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि DPSPs को आपको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपने DPSPs को ढंग से पढ़ा है तो आप बहुत ईजीली इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में पूछा गया और देखो यहाँ तक DPSPs की बात थी। DPSPs में आपको समझ में आ रहा है कि इन जनरल DPSPs में चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इन जनरल इस छोटे से चैप्टर को आपको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से पूछा ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो 2015 में पूछा गया, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड इन दी। हमें ये पता है इस प्रोविजन की बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अगर आपको ये नहीं पता है विच मीन्स कि आपने लक्ष्मीकांत ढंग से नहीं पढ़ी है।
फंडामेंटल ड्यूटीज, बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर देखें 2017 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज। ये हमें पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, कोई लीगल ड्यूटीज है ही नहीं, तो को रिलेटिव कैसे हो जाएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है कि अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज वाले चैप्टर को ढंग से पढ़ा है तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। 2017 में ही पूछा गया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स और ड्यूटीज के बीच में कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप है? पहला स्टेटमेंट है राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज। राइट्स जो हैं वो ड्यूटीज के साथ में हैंड इन हैंड जाते हैं। हमें राइट्स मिले हैं लेकिन हमारी ड्यूटीज भी हैं, हमें ड्यूटीज को भी फुलफिल करने की ज़रूरत है। हालांकि लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन अगर कंट्री को डेवलप करना है, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रू सेंस में फॉलो करना है, तो ड्यूटीज़ को भी हमें फॉलो करना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है ये सही लगता है, लेकिन फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि हमें बाकी तीन भी पढ़ने और देखने हैं कि ज़्यादा सही कौन सा हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, राइट्स आर पर्सनल एंड हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज़। ऐसा है क्या? राइट सोसाइटी से इंडिपेंडेंट नहीं होते। इनफैक्ट सोसाइटी के लिए तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं राइट्स के ऊपर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो गलत है। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अ सिटीजन। सही है गलत है? गलत है। अगर सिटीजन की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो ड्यूटीज की भी इंपॉर्टेंस है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये सही है क्या? ये भी गलत है। राइट्स के बिना आप स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट को इंश्योर नहीं कर सकते हो, तो ये ऑप्शन भी गलत है। आंसर कौन सा है? ए। अगर आप पढ़ोगे ढंग से, ध्यान से, कॉमन सेंस यूज करोगे तो भी आप आंसर दे सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन। फिर इसके बाद अगर बात करें 2017 में ही पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? देखो, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। ये तो सुन के ही गलत लग रहा है, अपने को पता है कि गलत है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, ऐसा तो नहीं है। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रिविलेज नहीं होता है। जैसे राइट टू इक्वालिटी है, फंडामेंटल राइट है, ये कोई प्रिविलेज थोड़ी है, बेसिक राइट है। किसी भी ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए, ट्रू सेंस में डेवलपमेंट के लिए ये राइट तो मिलना ही मिलना चाहिए, तो इट इज़ नॉट अ प्रिविलेज, तो ये गलत हो गया। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, ये सही है। ये जो राइट्स हैं ये बेसिकली सिटीजन्स के क्लेम है अगेंस्ट द स्टेट। अगर स्टेट इनको वायलेट करती है तो हम सीधे सीधे कोर्ट पहुंच सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारे राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, विच मीन्स कि ये जो सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन सही है। बहुत सिंपल, अगर आप स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, इतने ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। इतना ईजी है पॉलिटी वाला सेक्शन। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये 2020 में पूछा गया। क्या कहता है? अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं रिलेटिवली मॉडरेट साइड में मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? बिकॉज ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और करंट अफेयर में भी इतना डिटेल में शायद ही कोई बच्चा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को पढ़ता हो। बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, तो इसको मैं मॉडरेट साइड पर मानता हूँ। लेकिन हाँ, हमारा प्रियम्बल भी बात करता है ह्यूमन राइट्स के बारे में, बेसिकली इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में, वो ह्यूमन राइट्स का ही पार्ट है। DPSPs बात करती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बात करती हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है कि आपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं भी पढ़ा है, तो भी आपको इतना तो समझ में आता है कि ये ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है, तो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेगा, और इन तीनों ही चीज़ों में ह्यूमन राइट्स की बातचीत की गई है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको लगाने की ज़रूरत है। फिर 2017 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ तक हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में और DPSPs के बारे में पढ़ लिया। देखो, फंडामेंटल राइट्स की बात हमने करी ली, DPSPs पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है।
हर साल बहुत ही इजी 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को ढंग से पढ़ो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बेसिक जानकारी अगर रखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है प्रीएम्बल से रिलेटेड और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि प्रीएम्बल में नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है, ये हो गया सही। अब इससे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपको प्रीएम्बल के बारे में पता है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है, सीधा सीधा आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। 2017 में पूछा गया द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्स्टिट्यूशन के माइंड को कहाँ रिफ्लेक्ट किया गया है? प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट किया गया है। ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। फिर अगला सवाल 2017 में पूछा गया वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे इक्वलिटी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे किस चीज़ का एब्सेंस होता है? बट ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे इक्वलिटी देखने को मिलती है वहाँ पे प्रिविलेजेस का एब्सेंस देखने को मिलता है। सभी लोग इक्वल हैं, बराबर हैं, किसी भी इंसान को कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा। यही मतलब होता है इक्वलिटी इन सोसाइटी का। अब ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से अप्रोच करोगे तो आप बता सकते हो कि जिस सोसाइटी में इक्वलिटी है वहाँ पे एब्सेंस किस चीज़ का होता है? प्रिविलेजेस का एब्सेंस होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 2018 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। लॉ एंड लिबर्टी के बीच में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला क्या है? इफ़ देर आर मोर लॉज देर इज़ लेस लिबर्टी। जरूरी नहीं है जहाँ पे ज़्यादा लॉज होंगे वहाँ पे लिबर्टी कम होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तो अपने को समझ में आता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। दूसरा, इफ़ देर आर नो लॉज देर इज़ नो लिबर्टी। और ये आपको थोड़ा थोड़ा सही नज़र आना चाहिए, बिकॉज अगर किसी जगह पे कोई भी कानून नहीं है इसका मतलब क्या है कि लोग अपनी मनमर्जी करेंगे, और लोग जब अपनी मनमर्जी करेंगे तो क्योस होगा, कन्फ्यूजन होगा, लिबर्टी नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट कुछ कुछ सही लगता है, लेकिन बाकी 2 स्टेटमेंट्स और बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। इफ़ देर इज़ लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर लिबर्टी है तो कानून जो है वो लोगों के द्वारा ही बनाया जाए। हमारे कंट्री में लिबर्टी है लेकिन कानून बनाने के काम किसका है? सरकार का है। तो ये भी गलत हो गया। लास्ट, इफ़ लॉज आर चेंज्ड टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर लॉज को बहुत जल्दी जल्दी चेंज किया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि लिबर्टी डेंजर में हो। चेंज किया जा रहा है, हो सकता है बेटरमेंट के लिए चेंज कर रहे हो, तो ये भी गलत हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और एसेंस वही है कि अगर कोई कानून ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है, तो क्योस होगा, कन्फ्यूजन होगा, लोग अपनी मनमर्जी करेंगे, लिबर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से आप अप्रोच कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी की सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता, लिबर्टी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है, लिबर्टी इज फ्रीडम। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर ये सही हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा कंसिडरेशन में रख लेते हैं। दूसरा, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। कोई रिस्ट्रेंट ही नहीं है, जिसको जो करना है वो कर सकता है। और अभी हम बात कर रहे थे अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो कन्फ्यूजन होगा, क्योस होगा, लिबर्टी नहीं होगी। तो ये जो बी ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। सी, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स। ये सेम वही एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स जैसा है कि आपका जो मन है आप वो कर सकते हो। अब किसी का मन है मर्डर करने का, वो कोई लिबर्टी थोड़ी है। तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। और ये लिबर्टी का ट्रू सेंस है, ट्रू मतलब है। लिबर्टी का मतलब क्या है कि हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने को पूरे तरीके से डेवलप कर पाए। एक जेएस मिल करके पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है 11th और 12th की तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। और अदरवाइज भी अगर कॉमन सेंस से भी देखोगे तो इसका आंसर आपको डी ही नजर आएगा, और कोई आंसर आपको नजर आएगा ही नहीं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। पहला ऑप्शन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ये थोड़ा थोड़ा आपको सही लग सकता है लेकिन इसको छोड़ देता है अभी फिलहाल के लिए। नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो गड़बड़ है। प्रीएम्बल पार्ट तो है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
एंड अ सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, ये भी हमें पता है कि सेम लीगल इफेक्ट तो नहीं होता प्रेमल का, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट एज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, और ये ऑप्शन सही है। सही क्यों है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। केशवानंद भारती केस में ये बोला गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और प्रियम्बल को यूज किया जा सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में, किसी हिस्से में कोई एम्बिग्यूटी है, तो प्रियम्बल को बेस बना के चीजों को देखा जा सकता है। तो अदरवाइज तो प्रियम्बल का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, इट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। लेकिन हाँ, किसी अदर पार्ट में कोई एम्बिग्यूटी है तो प्रियम्बल को बेस बनाया जा सकता है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाता है। अब ये बेसिक नॉलेज है, अगर आपने केशवानंद भारती के केस के बारे में पढ़ा है, प्रियम्बल के बारे में पढ़ा है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। फिर 2015 में पूछा गया, अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर आ गया हम। इससे पहले तक हमने बात की प्रियम्बल के बारे में, और प्रियम्बल से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ईजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने एक बार भी प्रियम्बल को पढ़ा है तो आप बहुत ईजिली आंसर कर सकते हो। फिर इसके बाद देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों है? लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। अगला, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। अगला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मैं बैठ गया, आप खुद देखो इन चार में से कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सीधे सीधे दिखना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइन द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रिंसिपल, पहला स्टेटमेंट, द अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट whose responsibilities are complex and hard to carry out the satisfaction of all। ये तो अपने आप में गलत ही लग रहा है स्टेटमेंट, खुद ही आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट whose responsibilities are increasing day by day। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज गलत है, ऐसा तो नहीं सोचा होगा। अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर एंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। और लास्ट, अ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इज इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन। इज इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन, ये सही है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। बेसिकली कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो कैबिनेट होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, इट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो ये जो ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये भी बहुत सिंपल सी बातचीत है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स को छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा अगर हम इनिशियल चीज़ों को छोड़ दें तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ईजी आ रहे हैं। पार्लियामेंट में कोई एक दो क्वेश्चन आया जो कि डिफिकल्ट था, फंडामेंटल राइट्स में कोई एक दो क्वेश्चन आया जो कि मॉडरेट था। यहाँ पे प्रेमबल वाली सेक्शन में जरूर थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस आ गए जिनमें थोड़ा आपको कॉमन सेंस लगाने की जरूरत थी, अदरवाइज सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे आंसर्स हैं। पूरा ढंग से पढ़ो, अटेम्प्ट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन एडवांटेज क्या है? द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। ये तो गलत है, हमें पता है। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। हालांकि ये कुछ हद तक सही है लेकिन पूरे तरीके से सही नहीं है, पॉलिसी को चेंज भी किया जा सकता है। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन। अब इसमें से खुद ही देखो कौन सा आपको सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। सिंपल, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे यूएस में प्रेसिडेंट बिल्कुल अलग होता है, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग होता है, एग्जीक्यूटिव को जवाब देना ही नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आपको बेसिक आइडिया भी है तो भी आप आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 2020 में पूछा गया, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। ये तो गलत है, हमें पता है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। ये कुछ हद तक ठीक लगता है अपने को। फिर द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। इलेक्ट तो करते हैं लोग लेकिन रिमूव करते हैं क्या? जरूरी नहीं है। द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट।
बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स्ड टर्म, ये भी गलत है, ये भी हमें पता है। तो सही कौन सा हो गया? बी इज द राइट आंसर। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। अब देखो इन क्वेश्चंस को मैं बहुत जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ बिकॉज ये बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, इनमें तो आपको भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए, एक बार में आपको पता होना चाहिए। 2021 में फिर पूछा गया, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल? पहला स्टेटमेंट क्या है? एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। ये हमें पता है, ये सही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट की पावर है उसको लिमिट किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरा, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको पता है कि एक आर्टिकल 143 है, एक आर्टिकल 145 क्लॉज 3 है, तो आपको ये भी पता है कि ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से आप आंसर कर सकते हो। फिर अगला सवाल पूछा गया 2017 में। अच्छा, इसके बारे में हम बात करें उससे पहले, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है या ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस पर रिपीटेटिवली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कई सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं। तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को थोड़ा ढंग से डेप्थ में जाके पढ़ना और पॉलिटिकल थ्योरीज वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ढंग से पढ़ना। इसको अगर आप थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो कुछ कॉमन सेंस से और कुछ किताब की नॉलेज से बहुत इजीली आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद 2017 में पूछा गया, डेमोक्रेसीज सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। डेमोक्रेसी की सुपीरियर वर्च्यू क्या है, सबसे ऊपर की वर्च्यू क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन। डेमोक्रेसी का क्या ये काम है कि वो ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन के इंटेलिजेंस को डेवलप करे, कैरेक्टर को डेवलप करे? हो सकता है, ये ऑप्शन ठीक लगता है, लेकिन बाकी तीन भी पढ़ लेते हैं। द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को मजबूत करना डेमोक्रेसी की सुपीरियर वर्च्यू हो सकती है क्या? सुपीरियर तो नहीं हो सकती, ये तो गलत हो गया। अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन, ये हो सकता है, कुछ कुछ हद तक लगता है हमें। अ बैंड ऑन डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, एक बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स क्रिएट करना, क्या ये डेमोक्रेसी की सुपीरियर वर्च्यू हो सकती है? नहीं यार, ये सुपीरियर वर्च्यू नहीं हो सकती। अब ये दो ऑप्शंस अपने को ऐसे लग रहे हैं जो कि सही हो सकते हैं, लेकिन सोचो डेमोक्रेसी की सुपीरियर वर्च्यू क्या है कि जो ऑर्डिनरी मैन है, जो ऑर्डिनरी वीमेन है, जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ इंसान है, उसका भी डेवलपमेंट हो। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर लगता है वो कौन सा लगता है? द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन। तो थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। फिर 2020 में पूछा गया, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर होती है क्या? नहीं। पॉपुलर गवर्नमेंट होती है क्या? नहीं। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होती है क्या? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? अ लिमिटेड गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट विच इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फिर अगला 2021 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी में लिबर्टी का बेस्ट सेफगार्ड क्या है? कमिटेड जुडिशरी? नहीं। कमिटेड जुडिशरी अगर होगी तो वो कमिटेड होगी सरकार और सरकार की पॉलिसीज की तरफ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा तो लिबर्टी की कमी देखने को मिलेगी, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इलेक्टेड गवर्नमेंट, ज़रूरी नहीं है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो लिबरल, वो ये लिबर्टी प्रोवाइड करे, तो ये भी अपने आप में ऑप्शन गलत हो गया। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर एंश्योर करता है कि ये जो वेरियस ऑर्गन्स हैं हमारे कंट्री में, ये अपनी पावर को मिसयूज़ ना करें और जो हमारी कंट्री में लिबर्टी बनी हुई है वो लिबर्टी एग्जिस्ट करती रहे। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। इसको भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। फिर 2021 में ही पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। ये कुछ हद तक ठीक लगता है, लेकिन आगे देख लेते हैं। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर, ये तो ज़रूरी नहीं है, ये गलत हो गया। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अभी हमने बात की है और आपको ये दिख रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के ऊपर रिपीटेटिवली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों को भी देखना। फिर इसके बाद 2023 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या है? पहला ऑप्शन, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज। ये चीफ ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, ये हमें समझ में आता है। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड अ गवर्नमेंट, ये भी चीफ पर्पस नहीं हो सकता, ये भी हमें समझ में आता है। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये हो सकता है, दिख रहा है हमें। इट सिक्योर्स सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी, सोशल सिक्योरिटी, ये भी पर्पस तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन दोनों में से ज़्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा है? इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ रहे हो, ऑप्शंस को पढ़ रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि सी इज द आंसर। फिर 2021 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सूट्स द टर्म स्टेट। अब देखो स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे एक कम्युनिटी ऑफ पीपल रह रहे हैं, कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स रह रहे हैं, उनकी एक डिफाइंड टेरिटरी है और वो उस टेरिटरी पे सोवरेनिटी को मानते हैं, बेसिकली किसी और का कंट्रोल नहीं है, और उस स्टेट में एक कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट है। जहाँ ये चारों चीज़ें होती हैं उसको बुलाया जाता है स्टेट। पढ़ के देखो, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड टेरिटरी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब सोवरेन है, एंड पजेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, एंड पजेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट भी है वहाँ पे। मतलब चारों फैक्टर्स स्टेट के कहाँ पे दे रखे हैं? इस पहले ऑप्शन में दे रखे हैं, ये पहला ऑप्शन सही है। अब ये ऐसा है कि अगर आपको स्टेट की डेफिनेशन पता है तो आप बहुत इजीली इसको टिक कर दोगे, अदरवाइज थोड़ा सा पढ़ के देख लो, थोड़ा सा पढ़ के देखो, बी ऑप्शन पढ़ो। अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डिफाइंड टेरिटरी एंड पजेसिंग अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड देयर मीन्स ऑफ सब्सटेंस। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल, जरूरी थोड़ी स्टेट हो वो, पॉलिटिकली तो लोगों को जबरदस्ती भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, तो ये तो गलत हो गया। A number of persons who have been living in a defined territory for a very long time with their own culture, tradition and government, ये भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे लोग बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं, उनका अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, अपनी गवर्नमेंट है, लेकिन अगर उस पर किसी और का अधिकार है, वो स्टेट है क्या? वो स्टेट नहीं होगी, तो ये भी नहीं है। अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी with a central authority and executive responsible to the central authority and independent judiciary, सब कुछ है लेकिन किसी का और का कंट्रोल अगर होगा तो ये भी स्टेट नहीं होगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन भी कौन सा है? ए ऑप्शन है। तो अगर सबको आप पढ़ोगे तो कॉमन सेंस भी यही कहेगा कि ए ऑप्शन है। बाकी अगर आपको स्टेट की डेफिनेशन पता है तब तो आप सीधे सीधे ए ऑप्शन को टिक करके आगे जा सकते हो। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल की बातचीत आ गई है। यहाँ तक अगर आप देखोगे तो यहाँ तक कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कॉमन सेंस के साथ सॉल्व करने पड़ेंगे, जिनमें आपको थोड़ी अपनी दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी, थोड़ा नॉलेज यूज़ करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रॉपरली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप ढंग से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो तो आप आंसर दे सकते हो। और इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत जल्दी जल्दी खत्म किया है, बिकॉज ये क्वेश्चंस हैं ही ऐसे कि अगर आप थोड़ा भी ढंग से पढ़ोगे तो आप आंसर्स दे सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 2017 में प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो, प्रेसिडेंट रूल के बारे में अभी हमने पढ़ा था, रिवाइज भी किया था। और प्रेसिडेंट रूल जब लगाया जाता है तो सबसे पहले जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको या तो डिसॉल्व किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जरूरी नहीं है, सस्पेंड भी किया जा सकता है। विच मीन्स कि इस क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा जा रहा है नॉट नेसेसरली, उसके हिसाब से ये पहला वाला ऑप्शन सही है कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को जरूरी नहीं है कि डिसॉल्व भी किया जाए, सस्पेंड भी किया जा सकता है। दूसरा, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट। हमने ये पढ़ा था कि जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तो डिसमिस किया ही किया जाता है। ये तो नेसेसरली किया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉट नेसेसरली। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया।
और दूसरा ऑप्शन गलत होते ही ए गया, सी गया, डी गया। आंसर इज बी 1 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, देन आर्टिकल 356 क्या कहता है कि अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है तो उस स्टेट में लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल को। ये अपने को समझ में आता है। अब पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है, द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। ऑटोमेटिकली डिसॉल्व तो नहीं होती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये ऑप्शन सही है, ये अपने को दिख रहा है। फिर भी दो और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, ये तो गलत है, ये हमें पता है। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट। प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंसेस इश्यू कर सकता है, लेकिन तब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी गलत हो गया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, बी इज द राइट ऑप्शन। और ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए इमरजेंसी वाले चैप्टर से। लेकिन हाँ, इस बार हमें पता है कि जो हमारे कंट्री में इमरजेंसी लगाई गई थी उसको अभी अभी पिछले साल 50 साल पूरे हुए हैं। तो इस बार नेशनल इमरजेंसी जो है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में गहराई से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, इनफैक्ट पूरे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में ढंग से पढ़ना। अच्छा, इसके बाद लगभग 70 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि PYQs हैं। उनके बारे में बातचीत हम अगले सेशन में करेंगे। मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा सेशन हो जाएगा, काफ़ी लंबा सेशन हो गया है। इस सेशन को देखो, एक पार्ट 2 और रिकॉर्ड कर देंगे इसका। बहुत सारी चीज़ों को जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर हमने ढंग से बात की है। बाकी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।